हेलो एंड वेलकम टू सर्वेश क्लासेस केजीजी। दोस्तों, आपका स्वागत है सर्वेश क्लासेस केजीजी में। हिट द टारगेट, इजी टू लर्न। आज हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों इतिहास के कतई जहर प्रश्न के बारे में, जो कि आपको आने वाले बीपीएससी 67, सीडीपीओ, बिहार दरोगा 2213 और बिहार पुलिस, एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी, एसएससी जीडी हर एग्जाम में लाभदायक सिद्ध होगा। आप पूरा क्वेश्चन देखिए, ये 1000 प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, ठीक ना दोस्तों। और ये 1000 प्रश्नों की श्रृंखला जो व्यक्ति पूरा देख लेगा उसका क्या होगा, उसका उद्धार हो जाएगा। उसका मॉडर्न इंडिया से संबंधित एक भी क्वेश्चन में कोई डाउट होने की कोई संभावना नहीं है। तो आप लोग सेशन के साथ बने रहिए। आज हम लोग इससे पहले 3 सेशन कर चुके हैं, 3 सेशन इससे पहले हो चुका है, और वो तीनों सेशन क्या है, कतई जहर सेशन है। उसमें लगभग 100 प्रश्न आपको डील कर दिया गया है। तो आप उस सेशन को मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज हम लोग उससे आगे का सवाल करेंगे, जो कि क्या है, कतई जहर जहर प्रश्न है। आप लोग कीजिए और बताइए कि आपका क्या होता है, कितना सही होता है। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है दोस्तों, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? महाभियोग किस पर चलाया गया था? वारेन हेस्टिंग पे, लॉर्ड क्लाइव पे, लॉर्ड कर्नवालिस पे, लॉर्ड वेलेजली पे, या उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? देखिए, बीपीएससी अकॉर्डिंग कर दिया गया है क्वेश्चन को, ताकि क्या हो, सभी एग्जाम में लाभदायक सिद्ध हो, बिहार पुलिस से लेकर बीपीएससी तक। और बिहार दरोगा के लिए तो ये क्या है, रामबाण क्लास है, ठीक ना। देखिए किसके, तो ये था, कौन था, वारेन हेस्टिंग। कौन था दोस्तों, वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग पे क्या लगाया गया था, महाभियोग लगाया गया था, ठीक ना। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, रिंग फेस नीति का संबंध किन किन में इनमें से किससे है? रिंग फेस नीति का संबंध इनमें से किससे है? तो देखिए, लॉर्ड हेनरी लॉरेंस या डलहौजी या वारेन हेस्टिंग या लॉर्ड क्लाइव, या इनमें से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो रिंग फेस नीति क्या थी दोस्तों? तो रिंग फेस नीति थी, जैसे आपका मान लीजिए ये क्या है, आपका राज्य है, तो अंग्रेज क्या कहता था, अंग्रेज कहता था कि आप अपने राज्य की सुरक्षा करने में क्या है, केपेबल नहीं है, आपके पास आधुनिक हथियार नहीं है, तो आप क्या कीजिए, हमको अपने राज्य का सुरक्षा दे दीजिए, आप राज्य के अंदर यहाँ रहिए मौज में, और हम क्या करते हैं, चारों तरफ से आपकी रक्षा करते हैं। और एगो मेरा क्या रहेगा, सेना नायक आपके यहाँ रेजिमेंट बनकर रहेगा। तो इसी को क्या कहते हैं, रिंग फेस की नीति। मतलब राज्य है किसका, उसका शासक का, और उसको चारों तरफ से घेर कौन लिया है, तो घेर लिया है आपको अंग्रेज। और अंग्रेज इतना तेज था कि कहता था आप विदेशों से, दूसरे राजा से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकते। कौन कांटेक्ट करेगा, आपके बिहाफ पे हम कांटेक्ट करेंगे, ठीक है ना। आप पर तो ये नीति किसकी थी? तो ये नीति थी आपकी वारेन हेस्टिंग की। किसकी नीति थी? वारेन हेस्टिंग की नीति थी। आइए आगे, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? देखिए, द्वैध शासन प्रणाली लगाया कौन था? तो लगाया था क्लाइव। कौन लगाया था? क्लाइव लगाया था, ठीक है ना। लेकिन इसको समाप्त कौन किया? द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किसने किया था? तो इसको समाप्त किया था आपको वारेन हेस्टिंग ने। कब समाप्त किया था? 1772 में समाप्त किया था। और ये द्वैध शासन पद्धति थी कि, तो इसमें क्या था कि शासन किसी और की, कौन था? वारेन हेस्टिंग। शासन मतलब क्या है, अंग्रेजों के पास था, और टैक्स कौन लेता था? इंडियन लेता था। और इससे क्या होता था? दोहरी लूट। इसको क्या कहा गया? भारत की दोहरी लूट कहा गया मित्रों। आगे चलिए, देखिए क्या, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? देखिए, न्यायिक संगठन का मतलब क्या होता है, आज का जो जुडिशरी है, इसको सबसे पहले कौन बनाया था? तो इसको बनाने का श्रेय जाता है किसको? लॉर्ड मियो को, लॉर्ड कर्नवालिस को, लॉर्ड एटली को, लॉर्ड कर्जन को। तो ये किसको जाता है? लॉर्ड कर्नवालिस को। किसको जाता है दोस्तों? लॉर्ड कर्नवालिस को जाता है, ठीक है। किसको जाता है? लॉर्ड कर्नवालिस को जाता है, ठीक ना। कब? 1773 ईस्वी में, ठीक ना। और सॉरी 13। और इसमें क्या किया गया था? मुंसिफ से लेके हाई लेवल तक क्या किया गया था? जज कैसे, कहां पर किसका निर्णय होगा, 200 रुपया तक का कहां होगा, 5000 तक का कहां, पूरा क्या कर दिया था? पूरा वितरित कर दिया गया था, ठीक ना। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला सवाल है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय
बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? जब कलकत्ता में सियासी सोसाइटी की स्थापना हुई तो उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड वारेन हेस्टिंग या लॉर्ड वेलेजली या लॉर्ड वेंटिंग? तो कौन था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। कौन था मित्रों? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था। ठीक ना। आइए आगे चलते हैं। देखिए, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो पहला मराठा सरदार कौन था मित्रों? तो पहला मराठा सरदार था आपका कौन सा? बाजीराव द्वितीय। कौन था? बाजीराव, पेशवा बाजीराव द्वितीय। और कब? 1802 में बेसिन की संधि के द्वारा क्या किया? स्वीकार कर लिया। तो कौन स्वीकार कर लिया? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय। कौन स्वीकार कर लिया? पेशवा। और इसके बाद बारी बारी से होलकर, सिंधिया और भोसले ने भी क्या किया? सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। और सहायक संधि के जनक कौन थे? तो लॉर्ड वेलेजली नहीं, बल्कि सहायक संधि के जनक थे डुप्ले। कौन थे? डुप्ले जनक थे। सहायक संधि के जनक डुप्ले थे। और सहायक संधि अंग्रेज में सबसे ज्यादा इसका यूज कौन किया? तो यूज किया आपका लॉर्ड वेलेजली। कौन यूज किया? लॉर्ड वेलेजली। सबसे ज्यादा कौन यूज किया? लॉर्ड वेलेजली यूज किया था। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। क्या है? उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धाराशाही हो रहे थे, ठीक ना, तो नीचे लिखे गवर्नर जनरल में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखा? क्या हो रहा था? नेपोलियन जो था, नेपोलियन के शासन के आगे पूरी की पूरी समाजवादी व्यवस्था यूरोप में धाराशाही हो रही थी, लेकिन भारत में कौन था जो अंग्रेज का पताका क्या किया? लहराए रखा। तो ये कौन था? ये था आपका लॉर्ड वेलेजली। कौन था आपका भाइयों? लॉर्ड वेलेजली था। आइए आगे चलते हैं। आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासन काल में हुआ था वह है। आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासन काल में हुआ था? ये किसके शासन काल में हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के, लॉर्ड हेस्टिंग के, लॉर्ड वेलेजली के, वारेन हेस्टिंग? तो ये लॉर्ड हेस्टिंग के शासन काल में हुआ था। आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासन काल में? लॉर्ड हेस्टिंग के शासन काल में हुआ था। और किसके द्वारा खत्म हुआ था? तो ये खत्म हुआ था आपका सुगौली की संधि के द्वारा। सुगौली की संधि के द्वारा क्या हुआ था? खत्म। और ये कब हुआ था? 1816 में। सुगौली की संधि कब हुई थी? 1816 ईस्वी में क्या हुआ था? सुगौली की संधि हुई थी। और इसी के द्वारा क्या हुआ था? आंग्ल नेपाल युद्ध खत्म हुआ था। और बिहार दरोगा 2446 के पीटी में एग्जाम में ये क्वेश्चन क्या गया है? पूछा गया है। ठीक ना। आइए आगे चलते हैं। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अब आपको पता लगाना है कौन सा सुमेलित नहीं है। हेक्टर मुनरो, बक्सर का युद्ध बिल्कुल क्या है? सुमेलित है। अब बक्सर का युद्ध हुआ कब था? तो ये हुआ था 1764 में। कब हुआ था? 1764 में बक्सर का युद्ध। और इसी युद्ध के बाद तो क्या है? भारत में अंग्रेज सत्ता स्थापित होती है। अब लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध अभी भी बताए कब हुआ था? 1814 से 16 में। और सुगौली की संधि के द्वारा अंत हुआ था। ठीक ना, सही है। लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, बिल्कुल चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में ही किसकी मृत्यु हुई है? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में ही आपकी मृत्यु हुई है। किसकी? टीपू सुल्तान की। और टीपू सुल्तान की मृत्यु चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई है। लॉर्ड वेलेजली उस समय था। और ये क्वेश्चन पीछे के सेट में आ चुका है। अगर आप लोग अभी तक पीछे वाला क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो सर्वेश क्लासेस केजीजी के पीडीएफ में जाइए। आपको क्या होगा? 100 क्वेश्चन जो पहले करा दिया गया है मिल जाएगा। वो भी क्या है? कतई जहर जहर प्रश्न है और आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न है, टपकने वाले प्रश्न है। ठीक ना। देखिए यहाँ पर क्या है? लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, यही क्या है हमारा? डी नंबर ऑप्शन गलत है। लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय नहीं थे, बल्कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। यहाँ पर मराठा की जगह पर क्या होगा? मराठा की जगह पर अगर मैसूर रहता, मैसूर, तो ये क्या हो जाता? सही हो जाता। ठीक ना। चलिए मित्रों आगे चलते। अगर आपको यह सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। चैनल को मोनेटाइज करवा दीजिए। ठीक है ना। आप तब और आपके लिए क्या करेंगे? दबा के मेहनत करेंगे और अच्छा क्वेश्चन लाएंगे। अभी मात्र 200-400 ही सब्सक्राइबर है, इसलिए सब्सक्राइबर भी छुपा के रखे हैं। तो इसलिए क्या कीजिए आप लोग, कृपया करके खूब दबा के शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि क्या हो? जल्दी से जल्दी चैनल मोनेटाइज हो। धन्यवाद। देखिए, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? देखिए, तथा कुशासन का आरोप लगा दिया और मैसूर का राज्य क्या किया? छीन लिया। तो ये कौन था? तो ये आपका था लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक था। और सती प्रथा का अंत कौन किया था? तो सती प्रथा का अंत भी लॉर्ड विलियम बेंटिक। किसके प्रयास से? तो राजा राम मोहन राय के प्रयास से। राजा राम
और राजा राम मोहन राय को क्या कहा जाता है? आधुनिक भारत का पितामह कहा जाता है, ठीक है। समाचार पत्रों का अग्रदूत कहा जाता है। और इनको राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने। किसने दी थी? अकबर सेकेंड ने इनको क्या दिया था? राजा की उपाधि देकर इनको कहाँ भेजा था? लंदन भेजा था पेंशन बढ़वाने के लिए, और वहीं इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। देखिए कितना कुछ बता दिए। बस आप क्या कीजिए, दबा के लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और पूरा सीरीज देखिए। 1000 जो क्वेश्चन आपके लिए लाया जा रहा है हिस्ट्री का, ये 1000 ऐसे सवाल है कि अगर आप इन 1000 सवालों को मेरे द्वारा कराए गए डिस्कशन के साथ देख लेते हैं और याद रख लेते हैं तो आपका यकीन मानिए बिहार दरोगा या बिहार बीपीएससी मॉडर्न हिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन छूटने की कोई संभावना पैदा नहीं होती, छूटने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। 99% क्वेश्चन आप क्या कीजिएगा? देखते के साथ बना लीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि ये सारे सवाल क्या है? प्रीवियस परीक्षा में पूछे गए हैं और कुछ उससे आगे के भी सवाल हैं जो कि पूछे जाने की संभावना है। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? देखिए ठग क्या करता था? ठग एक बहुत भयंकर समस्या थी। किसी को ठग लेता था, इसका ग्रुप निकलता था, इसका कौन अंत किया? इसका अंत किया था आपका कैप्टन सेलिमेन। कौन किया था? कैप्टन सेलिमेन ने किया था, ठीक ना। और देखिए किसके इस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक था। आगे आइए, देखिए क्या है? सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? अभी पिछले में बता दिए हैं, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? देखते के साथ जवाब आ गया होगा। किसने लगाई? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किसने लगाई? विलियम बेंटिक ने। किसने लगाई? विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। आगे आइए, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलयन हुआ था। देखिए अवध को भी कुशासन के आधार पे क्या किया गया? मिला लिया गया। और अवध के जो आखिरी नवाब थे वो भाग गए अवध छोड़कर, ठीक ना। और अवध में क्या हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अवध में वहां के महिलाओं के साथ दुराचार किया गया था। पूरा अवध को तहस नहस कर दिया गया था। और ये सब कब हुआ था? ये सब 1856 में हुआ था। कब हुआ था? 1856 में। और इसी के वजह से मतलब जो आपका 1857 की भारतीय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसमें अवध का कुशासन का आरोप में हड़पना भी क्या है? मेन रीजन था। क्यों? क्योंकि ज्यादातर अंग्रेज सैनिक में कहाँ के लोग थे? अवध के लोग थे, ठीक ना। और अवध राज्य की स्थापना किसने की थी? ये हम पिछले क्लास में क्या किए हैं? पढ़ा चुके हैं। आप लोग पिछला वीडियो जरूर देखिएगा अगर नहीं देखे हैं तब, ठीक ना। चलिए आगे, अधोलिखित युग में कौन सुमेलित है? 1849 में सतारा का विलयन, 1848 में पंजाब का विलयन, 1856 में अवध का विलयन, 1855 में झांसी का विलयन। तो अभी ही आपको बताएं 1856 में अवध का विलयन क्या है? एकदम सुमेलित है। और अवध को किस आधार पे मिलाया गया था? तो कुशासन के आधार पे मिलाया गया था। देखिए अंग्रेज द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ था। तो अंग्रेज द्वारा सिंध विजय किसके शासन काल में संबंध हुआ था? सिंध मतलब क्या हुआ? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला क्षेत्र का विजय। लॉर्ड एलन बलो के समय में, लॉर्ड हार्डिंग्स के समय में, लॉर्ड ऑकलैंड के समय में या लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में? तो ये किसके समय में हुआ था? लॉर्ड एलन बलो के समय में। और दास प्रथा का अंत भी कौन किया था? दास प्रथा का भी अंत कौन किया था? लॉर्ड एलन बलो किया था, ठीक ना। दास प्रथा का अंत कौन किया था? लॉर्ड एलन बलो। देखिए निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरल में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध है? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से कौन संबंधित था? आपको यह क्वेश्चन पहले कराया गया है। कौन था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन था? और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद ही क्या हुआ था? श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। और उसी संधि, कौन सी संधि हुई थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि। पटनम की संधि। और इसी संधि के द्वारा क्या हुआ? टीपू सुल्तान लगभग पंगु हो गया था। वो अपना बेटा तक को क्या रख दिया था? अंग्रेज के पास गिरवी रख दिया था, ठीक ना। और यही इसी के बाद तो लगभग टीपू सुल्तान क्या था? खत्म था। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या हुआ? मारा भी गया। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई? तो भारत में प्रथम, ये क्या है? हल्का सवाल है। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड डलहौजी। ये सब जीडी वालों के लिए। किसके लिए? जीडी वालों के लिए। और कहां से कहां तक चली थी? तो मुंबई से लेकर थाने तक चली थी। कितना किलोमीटर? 53 किलोमीटर, ठीक है ना। आगे आइए, देखिए ये क्वेश्चन अभी हाल ही में ईएसआई मेंस में पूछा गया है, ठीक ना। कहां पूछा गया है? ईएसआई मेंस में पूछा गया है। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की?
कौन कंपनी था जो भारत में रेल का यात्रा प्रारंभ किया? इंडियन रेलवे, ग्रेट इंडियन पेनिसुला रेलवे, मद्रास रेलवे, अवध तिरहुत रेलवे। तो ये कौन था? ग्रेट इंडियन पेनिसुला रेलवे। कौन था? ग्रेट इंडियन पेनिसुला रेलवे। और ये क्वेश्चन कहाँ आया है? अभी ही हाल में ईएसआई बिहार के ईएसआई मेंस में क्या गया है? पूछा गया, इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर में के मेंस एग्जाम में पूछा गया, जो कि अभी तक के इतिहास में बिहार दरोगा का सबसे टफ पेपर था। ठीक ना। आइए, भारतीय राज्यों पर अंग्रेज प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया? तो सहायक संधि कौन लाया था? तो सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली लाया था। और सबसे पहले अपनाया कौन था? तो सबसे पहले हैदराबाद अपनाया था। सहायक संधि को सबसे पहले किसने अपनाया था? हैदराबाद ने। कौन? इसीलिए तो हैदराबाद क्या हुआ? लास्ट तक सुरक्षित रहा। और फिर हैदराबाद को किस ऑपरेशन के द्वारा? ऑपरेशन पोलो के द्वारा। किसके द्वारा? ऑपरेशन पोलो के द्वारा क्या हुआ? मिलाया गया था। ऑपरेशन पोलो के द्वारा इसको भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या किए थे? मिलाए थे। ठीक ना। आगे आइए, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वयित हुआ? अगर कहेगा क्रियान्वयित हुआ तब किसके शासनकाल में हुआ? और अगर कहेगा पहली बार लाया गया तब किसके शासनकाल में? दोनों का जवाब क्या होगा? अलग अलग। लाया गया था किसके शासनकाल में? तो लाया गया था आपको डलहौजी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लाना किसके शासनकाल में? डलहौजी में। और लागू हुआ था किसके शासनकाल में? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। लाया गया था कब? 1856 में। कब लाया गया था? 1856 में। और लागू कब हुआ था? 1857 में। कब लागू हुआ था? 1857 में लागू हुआ था। ठीक ना। कतई जहर जहर प्रश्न है। अगर भाई प्लीज अच्छा लग रहा है प्लीज क्या कीजिए? लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। किसने सुनाया था? तो उस समय के तत्कालीन भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वाइसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। अगला सवाल आइए, देखिए क्या है आपका। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? देखिए, कर्जन, जो लॉर्ड कर्जन था, जो कि चोट्टा था, जिसके समय में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? कर्जन के समय में। और ये क्वेश्चन क्या है? आ चुका है। ठीक ना। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। ये क्वेश्चन पहले के सीरीज में इसका पूरा डिटेल डिस्कशन कराया जा चुका है। आप लोग वहां जाके क्या कीजिए? नहीं देखें अभी तक तो प्लीज जाइए प्लेलिस्ट में और क्या कीजिए? देखिए। ठीक ना। तो कौन था? तो गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? जी.के. गोखले। और इनको क्या कहा जाता है? गांधी जी का राजनीतिक गुरु भी कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और सर्वेंट ऑफ इंडिया की स्थापना 1905 में किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ठीक ना। इतना डिटेल डिस्कशन कहीं भी नहीं होता है यूट्यूब पे। आया टक 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 क्वेश्चन क्या करता है? आंसर रट के आता है, मार देता है। ठीक ना। निम्न निगमों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? लॉर्ड कर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त। बिल्कुल, लॉर्ड कर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त कब लाया था? 1793 में लाया था। तो ये क्या है? सुमेलित है। लॉर्ड वेलेजली चतुराई निष्क्रियता। नहीं, ये चतुराई निष्क्रियता का सिद्धांत किसका था? लॉर्ड हेस्टिंग का। लॉर्ड डलहौजी सहायक संधि। नहीं, लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि। और लॉर्ड कैनिंग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना। नहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके शासनकाल में? लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। ठीक है। आगे आइए, पेशवाई को कब समाप्त कर गया? देखिए, ये पेशवाई पर था। अंतिम पेशवा कौन थे? बाजीराव द्वितीय। और इसको कब समाप्त किया गया? तो इसको समाप्त किया गया मित्रों 1818 में। पेशवा को कहां? तो कानपुर के पास बिठूर में रहने भेज दिया गया। ठीक है ना। कानपुर के पास बिठूर में रहने भेज दिया गया। और बिठूर में रहते हुए जब 1856 में वो मर गए तो फिर 1857 में जो उनका दत्तक पुत्र था, जिनको क्या कहते थे? नाना साहेब, उनको अंग्रेजों ने पेंशन देने से क्या किया? इनकार कर दिया। और इसी वजह से वो क्या हुए? प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में 1857 में जोर शोर से भाग लिए, क्योंकि उनका पेंशन क्या हो गया था? बंद हो गया था। ठीक है ना। आइए, निम्नलिखित से कौन एक सुमेलित है? लॉर्ड एलन बोलो अवध का विलयीकरण। तो बताएं, अवध का विलयीकरण कौन किया था? लॉर्ड डलहौजी। कौन किया था? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। सिंध का विलयीकरण लॉर्ड वेलेजली। चौथुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध या सर जॉन शोर। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। देखिए क्या है इसमें संबंधित कौन है? तो लॉर्ड डलहौजी, सॉरी लॉर्ड वेलेजली। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। और इसी युद्ध में 1799 में क्या हुआ था? 1799 में टीपू सुल्तान
जो कि क्या थे, जो बोले थे 100 दिन भेड़ की जिंदगी से अच्छा एक दिन शेर की तरह जीना है। 100 दिन भेड़ की तरह जीने से अच्छा एक दिन शेर की तरह जीना है। और वो क्या हुए थे, इसमें वीर गद्दी को प्राप्त हो गए थे। ठीक ना। आगे आइए, देखिए भारत में अंग्रेज के समय प्रथम जनगणना हुई। तो प्रथम जनगणना किसके शासनकाल में? लॉर्ड मियो के शासनकाल में। प्रथम जनगणना किसके शासनकाल में? लॉर्ड मियो। कब? 1872 में। कब? और 1881 में क्या हुआ था? 1881 में प्रथम नियमित जनगणना। कौन सी जनगणना? नियमित जनगणना। नियमित जनगणना किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। नियमित जनगणना किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन। और पहली जनगणना 1872 में किसके शासनकाल में? लॉर्ड मियो के शासनकाल 1872। और नियमित जनगणना 1881 में किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ठीक ना। आइए, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक दंडित अपराधी द्वारा कर दिया गया? देखिए लॉर्ड मियो को क्या था, घूमने का बड़ा शौक था। ये भारत आया था, पूरा भारत भ्रमण कर रहा था। उसी क्रम में ये सेलुलर जेल अंडमान निकोबार चला गया, जहां काला पानी की सजा दी जाती थी। और वहीं पर यात्रा कर रहा था तो एक अफगान था शेर अली, छिप कर क्या किया, लॉर्ड मियो की हत्या कर दी। लॉर्ड मियो की क्या कर दी? हत्या कर दी, और उसकी मृत्यु हो गई थी। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर कौन था? देखिए जोश भरी, अफगानिस्तान के पास कोई सक्रियता की नीति अपनाता था, क्योंकि अफगानिस्तान में कुछ था नहीं। ठीक ना। और कोई कोई आता था, कहता था अफगानिस्तान खड़प लो। क्यों? क्योंकि वो रूस और हिंदुस्तान के बीच में क्या था, बफर जो स्टेट था। बफर जो ऐसा होता है, जो दो दुश्मन देश के बीच में एक छोटा देश क्या होता है, बफर देश होता है। जैसे नेपाल क्या है, चीन और भारत के बीच में अभी बफर देश है। तो ये कौन था? तो ये लिटन था, चोट्टा। कौन था? एकदम लिटन क्या है, एकदम चोट्टा वायसराय था। ठीक ना। कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा? तो देखिए सबसे दीर्घ काल तक 7 साल तक कौन रहा था? लॉर्ड कर्जन रहा था। कौन रहा था? लॉर्ड कर्जन। डफरिन 5 साल और लॉर्ड हर्डिंग 3 साल। तो यहां पर जवाब क्या होगा? लॉर्ड कर्जन। और लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था, स्वदेशी आंदोलन हुआ था। ठीक ना। आगे आइए, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाओं 1823 में सशक्त की गई थी। ये 1823 ने 1800 क्या होगा? 83 होगा। ये किसके द्वारा सशक्त किए गए थे? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा। किसके द्वारा सशक्त किए थे? लॉर्ड रिपन के द्वारा। ठीक ना। अब आगे आइए, लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई थी, सशक्त की गई थी। एक मिनट, वो 1800, ये जो 1823 है इसको क्या कर देते हैं? 1883 कर देते हैं। ये क्या है? 1883। ठीक है, चलिए आगे। गलत टाइप हो गया। इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? तो इल्बर्ट बिल लाया गया था ही 1883 के आसपास। और इसमें क्या कहा गया था? इसमें कहा गया था जितने भी आपके अंग्रेज दंडित व्यक्ति है या अंग्रेज व्यक्ति जो अपराध करेगा, उसका निर्णय या उसका फैसला कौन सुन सकता है? भारतीय जज सुन सकता है। अब गोरे लोग अपने आप को क्या समझते थे? सुप्रीम समझते थे, और उसका फैसला इंडियन करे, यू लोग को क्या था? कतई मौजूद नहीं था। इसलिए ये इसका सवाल क्या होगा? यूरोप के लोगों ने के मामलों में सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीश पर लगाई गई अयोग्यता को हटाया जाना, यही किससे संबंधित था? इल्बर्ट बिल से संबंधित था। और इसे क्या कहा था? इसे उदार बिल कहा जाता है। कैसा बिल कहा जाता है? उदार बिल कहा जाता है। आगे आइए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुई। क्यों? क्योंकि लॉर्ड कर्जन भी पुरातत्व में बहुत रुचि रखता था, और उसी समय लॉर्ड कनहिंगम था। और लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही कहां तक? अमृतसर से लाहौर के बीच में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। कहां से कहां तक? अमृतसर से लाहौर के बीच में। ठीक ना। और जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इसी समय रेलवे लाइन बिछाई जाने के समय में जो खुदाई चल रहा था, उसी में ढेर सारा क्या मिलने लगा? ढेर सारा पुरातात्विक स्रोत मिलने लगा। और इसको पुरातत्व में क्या था? खुद इंटरेस्ट था। तब इसने क्या किया? 1904 में। कब? 1904 में। किसकी? 1904 में किसकी स्थापना कर दी? तो पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना कर दी। ठीक ना। चलिए आगे देखिए, इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की? देखिए,
मुसलमान क्या था, कांग्रेस से लॉयल हो रहा था। और पहले कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बहरुद्दीन तैयब जी, तो लॉयल हो रहा था। अब इससे कांग्रेस क्या हो रहा था, और मजबूत हो रहा था। तो अंग्रेज सोचा इसको कैसे कमजोर करे, तो वो क्या किया, लॉर्ड मिंटो और मार्ले, तो मार्ले लंदन से फोन करके बोला कि भाई नाग का दांत भेज रहे हैं भारत में, और ये क्या करेगा, एक दिन भारत को तबाह कर देगा। और वो नाग का दांत लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में कब आया, 1909 में। कब आया, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। क्या कहा जाता है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। और इसी अधिनियम के द्वारा क्या किया गया, मुस्लिम को पृथक निर्वाचन पद्धति दी गई, और इससे मुस्लिम क्या हो गए, कांग्रेस के खिलाफ हो गए। और इसी के वजह से एक दिन भारत का क्या हो गया, विभाजन तक हो गया। तो ये क्या था, भारत में नाग का दांत बोला था कौन, लॉर्ड मिंटो और मार्ले मिलकर। सचिव कौन था, मार्ले, और वायसराय कौन था, लॉर्ड मिंटो। निम्न में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। देखिए यहूदी वायसराय, एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था, कितना इंपॉर्टेंट, ये क्या है, VVI सवाल है, ठीक ना। और कौन था, तो ये था लॉर्ड रीडिंग। कौन था, लॉर्ड रीडिंग था, ठीक ना। आगे आइए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, ईस्ट इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग, या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी, या बर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन, या इल्बर्ट बिल रिटर्न। तो देखिए बर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके शासनकाल में आया था, ये होगा बर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन नहीं, लीटन के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में आया था, लीटन के शासनकाल में आया था। और बर्नाकुलर प्रेस एक्ट को क्या कहते हैं, गेंगिंग एक्ट, मतलब गूंगा करने वाला एक्ट था। इसमें क्या था कि जो भी अखबार अंग्रेजी में छप रहा था उस पर तो सेंसरशिप कम था, लेकिन स्थानीय भाषाओं में अखबार छपने से पहले आपको दिखाना होता था। इसीलिए अमृत बाजार पत्रिका, जो कि शिशिर कुमार घोष और किसकी थी, दिलीप कुमार घोष की, शिशिर कुमार, इसने क्या किया, रातों रात मरा बंगला से किस में बदल लिया, अपने आप को अंग्रेजी में बदल लिया। ये क्वेश्चन आता भी है कि किस पत्रिका ने रातों रात बंगला से अपने आप को अंग्रेजी में शिफ्ट कर लिया था, अमृत बाजार पत्रिका, ठीक ना। आगे आइए, ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर किसके काल में क्रियान्वित हुई, तो देखिए कलकत्ता से दिल्ली, तो किस घोषणा कब हुआ था, तो घोषणा हुआ था 1911 में। बना कब, तो बना 1912 में, 1 अप्रैल 1912 को। कब, और किसके शासनकाल में, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। और इसी पर बम कौन मारा था, तो इसी पर बम मारा था आपका रास बिहारी बोस। कौन, रास बिहारी बोस, इसी पर बम मारे थे। बम मारने में मेन साजिशकर्ता कौन थे, रास बिहारी बोस, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काफिला पे, ठीक ना। चलिए, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है, तो दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत सर आर्थर कॉटन, या कर्नल वेयार्ड स्मिथ, या लेफ्टिनेंट ब्लेन, या कर्नल रॉबर्ट स्मिथ। तो किसको माना जाता है, सर आर्थर कॉटन को। किसको माना जाता है, सर आर्थर कॉटन को माना जाता है। जेम्स एंड्रयूज रेमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था, देखिए क्या, जेम्स एंड्रयूज रेमजे। कितना अंदर का सवाल है, भीतर का सवाल है। यह सवाल क्या है, बीपीएससी के लिए है, बिहार दरोगा के लिए है, यूपीएसआई के लिए। कौन सा, जेम्स एंड्रयूज रेमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था, तो लॉर्ड डलहौजी का। किसका नाम था, लॉर्ड डलहौजी। आइए आगे, क्या है, लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना क्या थी, तो लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में एकमात्र महत्वपूर्ण घटना हुई थी, वो क्या थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी, 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ, गोकुल दास तेज प्रताप संस्कृत कॉलेज मुंबई में हुई थी। पहले इसका बैठक कहाँ होने वाला था, पुणे में, लेकिन पुणे में प्लेग फैल जाने की वजह से कहाँ हुआ था, मुंबई में हुआ था, और 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, ठीक है ना। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, बोमेश चंद्र बनर्जी थे। इसका संस्थापक कौन था, ए.ओ. ह्यूम, इलेक्टोरियल ह्यूम था, ठीक है ना। चलिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजदूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था, तो राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, शत्रुओं के विरुद्ध सैनिक सहायता प्राप्त करना, मराठा पिंडारी आक्रमण से इन राज्यों की सुरक्षा करना, खिराज के रूप में धन प्राप्त करना, या अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। तो मेन कारण क्या था, वही अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित। अंग्रेज जो भी काम करता था वो सारा काम किस लिए करता था, प्रभुसत्ता स्थापित करने के लिए ही करता था, ठीक है ना। अब देखिए, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल पूछ रहा है। अगर बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। कौन थे, वारेन हेस्टिंग।
लेकिन प्रथम गवर्नर पूछ दे तो ये कौन होगा? क्लाइव। कौन होगा? क्लाइव। कौन होगा? क्लाइव। अगर प्रथम गवर्नर जनरल तो वारेन हेस्टिंग। अंतिम गवर्नर भी पूछ दे तो भी क्या चाहिए? वारेन हेस्टिंग। अंतिम गवर्नर, अंतिम गवर्नर कौन? वारेन हेस्टिंग। और प्रथम, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन? विलियम बेंटिक। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारतीय गवर्नर जनरल कौन? विलियम बेंटिक। कौन? बेंटिक। और प्रथम वायसराय कौन? तो केनिन। वायसराय कौन? केनिन। वायसराय कौन? वायसराय कौन? तो केनिन। ठीक ना। और अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड केनिन। ठीक है ना। चलिए, गवर्नर जनरल का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन? तो लॉर्ड क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, सॉरी। और बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन? क्लाइव। और बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन? वारेन हेस्टिंग। और प्रथम गवर्नर जनरल भी कौन? वारेन हेस्टिंग। और कहेगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो भारत का अंतिम, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। और कहेगा भारत का प्रथम वायसराय तो केनिन। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तो भी केनिन। ठीक ना, क्योंकि एक बच जाता था तो दूसरा पद स्टार्ट हो जाता था। ठीक। वेलेस्ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? वेलेस्ली ने क्या किया था? कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी 1804 में। किस लिए क्या था? तो यह ब्रिटिश नागरिक को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। ठीक ना। क्या होगा? ये ब्रिटिश नागरिक को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। ब्रिटिश संसद, अच्छा ठीक है, 1 मिनट रोक देते हैं, इसको देख लीजिए। ठीक ना। चलिए आगे। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडीज कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? देखिए, एकाधिकार को रेगुलेटिंग एक्ट, ईस्ट इंडिया एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, तो क्या होगा? 1813 का चार्टर एक्ट के द्वारा खत्म कर दिया गया था एकाधिकार को। लेकिन बचा रह गया किसके साथ? चीन के साथ व्यापार, और चाय का व्यापार रहा गया किसके पास? ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। जो कब? 1833 में पूरी तरह से खत्म हो गया। क्या चीज पूरी तरह से कब खत्म हुआ? 1833 में। चीन और चाय के साथ व्यापार का एकाधिकार रह ही गया था किसके पास? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। ठीक है ना। चलिए, रैयतवाड़ी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? तो रैयतवाड़ी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? टॉमस मुनरो ने। किसने प्रारंभ की थी? टॉमस मुनरो ने। देखिए, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? तो बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण जमींदारों का जमीन पर अधिकार न रहना, या जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को सुरक्षा से हस्तांतरित करने का अधिकार। तो क्या होगा? यही होगा। ये क्या था कि वंशावली कर दिया। बोला जमींदार का बेटा जमींदार। ठीक ना। जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को सुरक्षा से हस्तांतरित करने का अधिकार। ये क्या था? बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। और ये कौन लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस लागू किया था। आइए आगे देखिए, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा किया गया था। क्या किया गया था? तो बंगाल, ये कब किया गया था? तो ये किया गया था 1885 में, जब कांग्रेस की स्थापना हो रही थी तभी। ठीक है। चलिए देखिए, अंग्रेज ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहां लागू किया था? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहां लागू किया था? तो ये बंगाल प्रेसिडेंसी में नहीं। बंगाल में क्या लागू हुआ था? अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ था। मद्रास प्रेसिडेंसी में तो सिर्फ मद्रास में क्या हुआ था? महलबारी भी लागू हुआ था। बंबई प्रेसिडेंसी में खाली बंबई में, ये मद्रास और बंबई में, और सबसे ज्यादा 51% भाग पे क्या था? यही लागू था। कौन सा? रैयतवाड़ी व्यवस्था। और रैयतवाड़ी क्या होता है पता है? जो छोटा छोटा किसान है उसी को, जो रैयत है उसी को क्या जमीन का मालिक मान के और उसी से टैक्स लेता था। इसको क्या कहते थे? रैयतवाड़ी। और अस्थाई बंदोबस्त में क्या होता था? जमींदार को 100 बीघा दे दिया, बोला अब आप क्या कीजिए? टैक्स ऊपर कीजिए, और उसका 1/10 भाग हमको दीजिए, 1/11वां भाग आप रख लीजिए। ठीक ना। ये और उसमें महलबारी में क्या था कि महल मतलब होता है गांव, तो पूरे गांव को मान लेता था क्या? पूरे गांव पर टैक्स बैठा देता था कि पूरे गांव से इतना टैक्स देना है। जब पूरे गांव उतना टैक्स दे देता था तो क्या होता था? खेल खत्म। ठीक ना। आगे आइए, असम के सर्वप्रथम चाय कंपनी का स्थापना कब हुई? तो असम में सर्वप्रथम, देखिए अभी भारत में सर्वाधिक चाय का उत्पादन कहाँ? असम में। और सबसे पहले कब हुआ था? तो 1839 में। कब हुआ था? 1839 में। ठीक ना। देखिए, निम्न में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े
प्रभाव की सही व्याख्या करता है। क्या हुआ था? 19वीं शताब्दी का पूर्वाध। शताब्दी का पूर्वाध का मतलब क्या है? 19वीं शताब्दी, 1800 ईस्वी के बाद, 1900 से के शुरू में। तो भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे, या भारत के वस्त्र उद्योग में मशीनों का बड़ी संख्या में प्रवेश हुआ था, या देश के अनेक भागों में रेलवे लाइन बिछाई गई थी, या ब्रिटिश उत्पादन के आयात पर भारी शुल्क लगाया गया था, या उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो देखिए सही व्याख्या, एकदम एग्जैक्ट सही व्याख्या क्या है? तो आपका एग्जैक्ट सही व्याख्या है, भारत में दस्तकारी उद्योग क्या हो गए थे? नष्ट हो गए थे। दस्तकारी उद्योग क्या हो गए थे? नष्ट हो गए थे। ठीक ना। अब आइए, वर्ष 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की जब विद्रोह हो रहा था तो भारत का गवर्नर जनरल, जो कि भारत का आखिरी गवर्नर जनरल था, वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है ना दोस्तों। और भारत का प्रथम वायसराय भी क्या था? लॉर्ड कैनिंग ही था। अब देखिए 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किससे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? किसे? साहब ए आलम। देखिए किससे नहीं, किसे होगा, कि क्या होगा? किसे, क्या होगा? किसे होगा। ठीक ना। तो किसे दिया था? तो दिया था आपको अजीमुल्लाह को या विजरिस कादिर को। विजरिस कादिर कौन था? तो विजरिस कादिर को सत्ता पर बैठाया गया था बेगम हजरत महल के द्वारा। कहाँ? लखनऊ में। ठीक ना। तो ये कौन था? वक्त खां था। वक्त खां क्या था? तो वक्त खां आपका सेनापति था। किसका? शाह आलम बहादुर शाह का क्या था? बहादुर शाह द्वितीय का यह सेनापति था वक्त खान। ठीक ना। और इसी को उपाधि दिया गया था साहेब आलम बहादुर का। ठीक ना। साहेब आलम बहादुर का उपाधि दिया गया था। अब आपको दोस्तों यह सेशन कैसा लगा? टोटल 50 कतई जहर जहर प्रश्न थे। अगर अच्छा लगा और अभी तक आप टिके हुए तो प्लीज इसको दबा के लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल को मोनेटाइज करने में क्या कीजिए? अपना योगदान दीजिए। अगर आपको डिस्कशन लग रहा है तो शेयर कीजिए। ठीक ना। ताकि सब्सक्राइबर इतना बनाइए ताकि सब्सक्राइबर छुपाना ना पड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।